अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 और आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें टोटल 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले हम मेश स्प्रिंग सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है, और हम प्रूव करेंगे कि जो मेश स्प्रिंग सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। सेकंड नंबर पर हम प्रूव करेंगे टाइम पीरियड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन और थर्ड नंबर पर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, यानी कि मेश स्प्रिंग सिस्टम के लिए हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमारे पास है शो दैट मेश स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मेश स्प्रिंग सिस्टम सबसे पहले है क्या, ठीक है, उसको देख लेते हैं। ओके, कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ मेश एम अटैच टू वन एंड ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग। हमारे पास फर्ज करें कोई भी एक ब्लॉक है जिसका मेश एम है और वो एक इलास्टिक स्ट्रिंग के एक एंड पर अटैच्ड है। अब डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसके साथ एक एंड जो है इलास्टिक स्प्रिंग का वो अटैच है और दूसरे एंड के साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है जिसका मेश है एम। ओके, which can move freely on a frictionless horizontal surface। अब ये जो ब्लॉक है इसके नीचे जो सरफेस है, ओके, ये वाली जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, यानी कि फ्रीली ये मूव कर सकता है। ओके, अब ये तो हमारे पास हो गया मेश स्प्रिंग सिस्टम। उसके बाद हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन है इसकी उसकी, ठीक है, मेश स्प्रिंग सिस्टम की वो कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन। व्हेन द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पुल्स द ब्लॉक टुवर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या है आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो इसी लेक्चर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 1, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था। अब रिस्टोरिंग फोर्स होती क्या है, तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि मीन पोजीशन से बॉडी जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाती है तो ऐसी फोर्स जो बॉडी को दोबारा मीन पोजीशन की तरफ लेकर आए उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, व्हेन द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पुल्स द ब्लॉक टुवर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, आपको यहाँ से भी अंडरस्टैंड मिल गई। ओके, फॉर एन आइडियल स्प्रिंग दैट ओबेज हुक्स लॉ। ओके, एक आइडियल स्प्रिंग जो ओबे करता है हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ क्या है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। हुक्स लॉ ऐसा यानी कि ऐसा लॉ है जो स्टेट करता है कि जो एक्सेलरेशन है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन आप लोगों ने पढ़ा है वो ही है हुक्स लॉ, ठीक है, यानी कि जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि और वो डायरेक्टेड होता है टुवर्ड द मीन पोजीशन। ओके, अब फॉर एन आइडियल स्प्रिंग दैट ओबेज हुक्स लॉ द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, आपको बात समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के और नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है जो यानी कि जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ओके, यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। सिंस एफ एंड एक्स ऑलवेज हैव अपोजिट डायरेक्शन। अब ये जो एफ है ना वो यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स और एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ओके, जो बॉडी कवर करेगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो रिस्टोरिंग फोर्स है वो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होती है मगर डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ कवर हो रहे हैं, ठीक है, तो ये हमेशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होती है। ओके, since f and x always have opposite direction therefore we have a negative sign in equation। यहाँ जो नेगेटिव साइन है उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ इन्होंने कर दी। ओके, each spring is different so it is the force required to deform it। हर स्प्रिंग डिफरेंट होता है, उसके लिए हर एक स्प्रिंग के लिए फोर्स भी यानी कि डिफरेंट होगी इस इक्वेशन के अंदर। ओके, द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। ओके, अब स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग क्या है, और स्प्रिंग कांस्टेंट, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसी को हम स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग कहते हैं। ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है, कोई भी स्प्रिंग है उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट लाजमी होता है। ओके, अब इक्वेशन में हम देख लेंगे तो उसको स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर के। अब जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है किसी भी स्प्रिंग का उसको हम लेटर के से डिनोट करते हैं। ओके, द इक्वेशन फॉर हुक्स लॉ इज, तो जो इक्वेशन बन जाएगी हुक्स लॉ के लिए वो ये बन जाएगी कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है
वो बराबर आ जाएगा माइनस के एक्स के। अब ये माइनस के कहाँ से आया, ठीक है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। और यहाँ अगर आप इक्वेशन में देखें, इस इक्वेशन में, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन में, तो यहाँ जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स से। जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक इक्वलिटी का जो साइन है, ठीक है, वो लगाते हैं और साथ में एक यानी कि कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इक्वलिटी की सिंबल लगाई और साथ में जो कांस्टेंट लगाया वो के लगाया। ओके, यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ओके, दस मोशन ऑफ मेस अटैच टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जो हम लोगों ने ये प्रूव करना था कि जो मोशन है, ठीक है, जो कि स्प्रिंग के साथ जो बॉडी अटैच है वो यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। मेस स्प्रिंग सिस्टम के लिए एक्चुअली हम लोगों ने यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूव करना था। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो यानी कि जो उसके लिए जो कंडीशन है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के और साथ में नेगेटिव साइन हो, ठीक है, यानी कि टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन हो। Restoring force produces acceleration in the body। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको याद होगा कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट होती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो एक्ट होगी, ठीक है, बॉडी पर, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दी गिवन बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एस। ओके ओके, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो मेस स्प्रिंग सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। आप लोगों ने जहन में ये रखना है। ओके, अब उसके बाद देखें कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमारे पास जो इक्वेशन 1 आई थी और इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 क्या आती है आपको मैं बता रहा हूँ कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बराबर है माइनस के एक्स के, और इक्वेशन 2 जो हमारे पास आई है वो है रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एम है। ओके, अब देखें अगर इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, यहाँ भी रिस्टोरिंग फोर्स है और यहाँ भी जो रिस्टोरिंग फोर्स है, अगर लेफ्ट हैंड साइड किसी इक्वेशन की बराबर हो तो उसकी जो राइट हैंड साइड है वो ऑटोमेटिकली बराबर होती है। ओके, अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पर रिस्टोरिंग फोर्स से दोनों इक्वेशन में तो वो तो बराबर है। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है दोनों इक्वेशन की एक साइड पे इक्वेशन 2 में m है और इक्वेशन 1 में जो है ना वो है माइनस के एक्स, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। अब देखें हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलरेशन चाहिए। ओके, तो एक्सेलरेशन को एक्स साइड पे छोड़ देते हैं, ठीक है। ये साथ में जो m है कि यहाँ से आकर इधर दूसरी साइड यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए के साथ दूसरी साइड पे चल के ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी कि a इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे k डिवाइडेड बाय m इनटू x। इसको इक्वेशन नंबर a कहते हैं। ओके, ए स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड मास m डज नॉट चेंज। अगर आप इस इक्वेशन में गौर करें तो ये जो हमारे पास ये जो टर्म है, ठीक है, k और साथ में m, ये जो है ना ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट तो है ही कांस्टेंट, ठीक है, वो स्प्रिंग का कांस्टेंट है, और जो मेस है मेस हर जगह कांस्टेंट रहता है। इस वजह से ये जो k बाय m है ये डिवाइड होकर हमें एक कांस्टेंट नंबर ही दे देते हैं। अब देखें ए स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड मेस m डज नॉट चेंज ड्यूरिंग ऑसिलेशन ऑफ मेस अटैच टू स्प्रिंग, देयरफॉर दे आर रिगार्डेड एज कांस्टेंट। तो इस वजह से ये डिवाइड होकर हमें एक कांस्टेंट टर्म देगी। तो इस वजह से ये इक्वेशन फिर कुछ इस तरह से बन जाएगी कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन कहाँ से आया, तो ये जो कांस्टेंट था इसको जब हम निगलेक्ट करेंगे, इसको हटाएंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन माइनस एक्स के। तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि जो मेस स्प्रिंग सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। इफ द रिस्टोरिंग फोर्स ओबेज हुक्स लॉ, अगर जो रिस्टोरिंग फोर्स है मेस स्प्रिंग सिस्टम में वो ओबेज हुक्स लॉ यानी कि हुक्स लॉ को ओबे करती है। ओके, प्रिसाइजली द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ मेस अटैच टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, अगर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ओबे करती है हुक्स लॉ को, तो जो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होगी मेस की जो कि अटैच्ड है एक स्प्रिंग के साथ, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 है टाइम पीरियड ऑफ मेस स्प्रिंग सिस्टम। ओके, तो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में हम लोग टाइम पीरियड ऑफ मेस स्प्रिंग सिस्टम निकालेंगे। अब देखें टाइम पीरियड क्या है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हम मेस स्प्रिंग सिस्टम के लिए टाइम पीरियड निकालेंगे, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर मेस स्प्रिंग सिस्टम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ मेस स्प्रिंग सिस्टम।
ओके। अब देखें, इसको निकालने के लिए डेरिवेशन जो करनी है उसको आप लोगों ने नोट डाउन करना है। सिंस एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशन थी कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स के, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, मगर जो उसकी डायरेक्शन होगी वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू x। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टाइम पीरियड के लिए जब हम निकालेंगे तो वो है 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो ये टर्म आप लोगों ने याद रखनी है, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो देयरफॉर हमारे पास जो ये इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, a इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इनटू x। अब देखें a अपनी जगह पर है, नेगेटिव साइन ये जो यहाँ पर है वो भी अपनी जगह पर, कांस्टेंट की जगह जो हम लोगों ने नंबर लगाया 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इनटू x अपनी जगह पे। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ए से हम जानते हैं, ठीक है, कि जो एक्सेलरेशन है वो माइनस के बाई एम इन टू एक्स था। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा पार्ट 1 में। ओके, अब कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब इसको हम किस तरह कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन 3 एंड 4 को। आप देखें जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन 3 और 4 की, दोनों साइड पे ए है, यानी कि दोनों साइड पे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन तो बराबर है, ठीक है। तो जो राइट हैंड साइड है ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। ओके, तो इक्वेशन 4 की जो राइट हैंड साइड है वो माइनस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखें यहाँ पर नेगेटिव साइन इधर भी है और इधर ही है, ठीक है, इन दोनों को कॉमन लेके इनको कैंसिल कर देंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा इससे वो ये आएगा कि k बाई एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब रीअरेंज कर देते हैं इसको। अब देखिए हमें टाइम पीरियड निकालना है मेस स्प्रिंग सिस्टम के लिए, तो टी को एक साइड पे छोड़ दो, ठीक है। अब ये टी स्क्वायर है इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, तो टी स्क्वायर इधर आ जाएगा और के इधर आके डिवाइड हो जाएगा और एम ऊपर जाके 4 पाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एंड टू एम बाय के। अब देखें यहाँ पर हमें स्क्वायर ऑफ टाइम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टाइम चाहिए। ओके, टाइम पीरियड फॉर मेस स्प्रिंग सिस्टम। तो हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे ताकि हम जो स्क्वायर है टी के ऊपर उसको कैंसिल कर सकें। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पर हम जो टी के ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और जो आगे की राइट हैंड साइड इक्वेशन की वो 4 पाई स्क्वायर एंड टू एम बाई के, उसके ऊपर भी हम स्क्वायर ले लेंगे। ओके, टाइम पीरियड टी इज टाइम इट्स टेक्स फॉर द मेस स्प्रिंग सिस्टम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो मेस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड क्या है, कि जो टाइम मेस स्प्रिंग सिस्टम लेता है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए उसको हम टाइम पीरियड ऑफ मेस स्प्रिंग सिस्टम कहेंगे। ओके, एंड इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट से स्क्वायर वगैरह कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास फाइनल जो टाइम पीरियड की इक्वेशन होगी मेस स्प्रिंग सिस्टम के लिए वो ये आ जाएगी, t इज इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट एम बाई के, वेयर m इज द मेस। ओके, यहाँ जो फाइनल इक्वेशन है इसमें जो m है वो मेस है इन kg। ओके, किलोग्राम में हम लेंगे मेस, और नीचे जो k है फाइनल इक्वेशन में वो है स्प्रिंग कांस्टेंट इन न्यूटन पर मीटर ऑफ मेस स्प्रिंग सिस्टम। ओके, इट इज वर्थ नथिंग दैट टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जितनी भी हो उस पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मेस पर डिपेंड करता है। ओके, और मेस और जो यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो टाइम पीरियड की इक्वेशन होगी फाइनल वो इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मेस स्प्रिंग सिस्टम है क्या। अब फ्रीक्वेंसी जो है ना असल में वो रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का। ओके, सिंस फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेस स्प्रिंग सिस्टम देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेस स्प्रिंग सिस्टम इज गिवन एज। अब देखिए हमारे पास जो टाइम पीरियड की जो इक्वेशन आई थी, ओके, t इज इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट एम बाई के। अब देखें जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल है, तो इस इक्वेशन को जस्ट उलट देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू 1 बाई 2 बाई अंडर रूट के बाई एम। ओके, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 था। तो उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा।
तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाने, ओके। और इसके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिस तरह से ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच गई, तो इस तरह से और भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि किसी और को भी इससे फ़ायदा हासिल हो। तो अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। इसी तरह से दूसरी जो लेक्चर नंबर 3 होगा, उसकी वीडियो आपको, यानी कि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको मिल जाएगी, और इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। पूरे जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होंगे आपको मिलते रहेंगे। तो अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।